गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसको सुनकर के वास्तव में आप बोलेंगे कि एक महिला में कितनी शक्ति होती है, कितनी सहन करने की शक्ति होती है, कितना संघर्ष करने की शक्ति होती है। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी ही वीडियो आज की महिला की जर्नी सुनने के लिए मिलेगी। आज ऐसी ही एक भारतीय महिला की जर्नी आपको मेरे वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। जी हाँ, आज जो लड़की है उसका नाम है चारू। जी हाँ, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या सहा, क्या-क्या नहीं सहा, आज आपको मेरे इस वीडियो में माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा। तो नमस्ते, मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए उन महिलाओं की जर्नी सामने लेकर के आती हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े दुःख और तकलीफ़ सहन किए, फिर भी अकेले रह कर के ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो उनकी ही मोटिवेशन वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर कर आती हूँ। तो एंड तक वीडियो को बिल्कुल पूरा-पूरा ज़रूर देखें। आज का वीडियो जिसका सुनाने जा रही हूँ, आज वास्तव में आप बोलेंगे कि इस महिला में कितनी हिम्मत थी। जी हाँ, चारू, जो चारू नाम की लड़की थी, ये बहुत ही मध्यम परिवार से, मतलब परिवार इनका अच्छा था, पैसे के मामले में भी बहुत अच्छा था। जो इनके पिताजी थे वो भी बहुत अच्छे थे। चारू थी, चारू के मम्मी-पापा चारू को बहुत ही प्यार करते थे। एक भाई था उसका, एक बड़ी बहन भी थी। चारू जो थी वो जब 9th या 10th क्लास में आई तो आप जानते हैं कि एक जो टीनेज एज होती है उसके अंदर के सुन मतलब समझने और की शक्ति बहुत कम होती है। जैसे कि जो चारू थी ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो वहाँ पे ही उसका नहीं चलते हुए एक लड़की की तरफ उनका आकर्षण हुआ और वो उसका बॉयफ्रेंड बना। उनको ये चारू जो उस उम्र में चल रही थी, उसको सही और गलत का फैसला बिल्कुल भी नहीं पता था कि सही और गलत क्या चीज़ होती है। उसका उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता गया और वो उसका बॉयफ्रेंड मतलब था। चारू ने सोच लिया अब जीना है या मरना है, उसी के साथ में ही करना, जीना और मरना है। शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी। एक दिन चारू का जो भाई होता है, वो चारू को देख लेता है, अब उसके बॉयफ्रेंड के साथ में। तो वो चारू के बॉयफ्रेंड को पकड़ के उसके पिताजी के सामने लेकर कर आता है। तो फिर उसके पिताजी चारू को भी बुलाते हैं। चारू ने सोचा अगर मैं झूठ बोलूँगी कि ये नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसको मार पिटेगी। अगर मैंने हाँ बोला तो वैसे भी हम दोनों को मार तो पिटनी है ही है। चारू ने बोला अपने पिताजी को कि पिताजी शादी करूँगी तो मैं इससे ही करूँगी, वरना मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगी और मैं इसी से ही शादी करूँगी। उस टाइम दोनों को ही मार पड़ती है। चारू के जो पिताजी होते हैं उस लड़की को भी मारते हैं और उस चारू को भी मारते हैं। फिर यही बात होती रहती है। चारू एक दिन को किसी 12th क्लास में आती है और कोई प्रोग्राम होता है। उसी टाइम ही कोई लड़का होता है जो चारू को ये बोलता है कि चारू, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सिर्फ तुम्हें झूठ-मूठ में ही प्रपोज़ करूँगा, पर तुम ऐसे ही हाँ भर देना, क्योंकि मैं किसी को जलाना चाहता हूँ। तो चारू को समझ में नहीं आया। चारू ने बोला ठीक है। जब वो लड़का सामने आया और चारू का हाथ पकड़ा तो चारू ने ऐसे ही, जैसे उस लड़के ने कहा वैसे ही वो हाँ भर लेती है। तो उधर उसको नहीं पता था कि चारू का बॉयफ्रेंड उसके पीछे खड़ा होता है। चारू ये देख करके सहम जाती है और डर जाती है कि उसकी बॉयफ्रेंड ने वो बात तो सुन ली। हालाँकि वो सिर्फ़ एक मज़ाक ही था जो उसके सामने किसी दोस्त ने उसको बोला था करने के लिए। चारू वहाँ से ही फटाफट उस लड़के के घर पे जाती है, क्योंकि लड़के के जो माता-पिता होते हैं वो नौकरी करने वाले होते हैं और वो दिन में कहीं चले जाते हैं। चारू जाकर के उस लड़के को वो समझाती है, पर वो लड़का बिल्कुल भी नहीं समझता और वो बोलता है तुम झूठ बोलती हो, पता नहीं तुम्हारे कितने क्या बॉयफ्रेंड होंगे, मुझे क्या पता। चारू बहुत रोती है, बहुत मिन्नतें करती, गिड़गिड़ाती है, पर वो लड़का नहीं मानता है। चारू रसोई में जाकर के और गुस्से-गुस्से में अपना हाथ की नस काट लेती है और तब भी खून बहता रहता है, तब भी उसके बॉयफ्रेंड का बिल्कुल भी मतलब खून नहीं पीसता है कि ये सच बोल रही है, बिल्कुल उसको विश्वास नहीं होता है। चारू वहाँ से ही निकलती है और अपने दोस्त के जो पिताजी होते हैं, यानी अपने पिताजी के जो दोस्त होते हैं उनके घर पे, यानी कि अंकल के घर पे जाती है और सारी बात बताती है। और वहीं चारू जो होती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके पापा को वो कॉल करते हैं उसके दोस्त, तो बोलते हैं कि तेरी बेटी के साथ ऐसे-ऐसे हुआ और तेरी बेटी यहाँ पे मतलब ऐसा हुआ। तो उसके पापा फटाफट आते हैं और डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है थोड़ी-सी ही नस बाकी थी, अगर नस पे हो जाता तो या तो इनका हाथ काटना पड़ता या फिर ये अपनी जान गँवा बैठती। चारू के पिताजी ने सोचा शायद इसके भाई इसके ऊपर बंदिश लगाता है, इसी वजह से चारू डिप्रेशन का शिकार होकर के ये मतलब इसने अपनी हाथ की नस काटी है। पर चारू को चारू के पिताजी को हकीकत पता नहीं होती है कि चारू को किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई। जब चारू ने 12th क्लास पास करी और फर्स्ट ईयर पास करी, तभी चारू के पिताजी उसको उस लड़के से ही शादी करने के लिए बोल देते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो।
फिर शादी उन मात्र 19 साल की आयु में ही चारू अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती है और वही उसका पति बनता है। धूम धड़ाके से शादी होती है और 6 महीने तो चारू के बहुत अच्छे बीतते हैं कि जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बीत ली पाली हो। धीरे-धीरे चारू को अपने हस्बैंड की हकीकत पता चलने लगती है। उसका पति जो होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड जो उसका पति बनता है, वो ड्रग्स का आदी होता है और वो नशेली होता है, दारू पीता है। धीरे-धीरे चारू को ये पता चलने लगा। चारू सोचने लगी कि इससे शादी से पहले तो मुझे इतना सब कुछ भी नहीं पता था। चारू जो थी वो प्रेग्नेंट होती है और तब वो अपने पति को बताती है तो उसके पति ने साफ मना कर चुका होता है कि नहीं, तुम्हें ये बच्चा अभी अबॉर्ट कराना पड़ेगा। अभी मैं इसको नहीं मतलब नहीं रख सकता, इसका पालन पोषण नहीं कर सकता। उस टाइम चारू अब वो अपने बच्चे का वो करवा लेती है। फिर उसके बाद में चारू घर पे ही रहती है। उसका पति का व्यवहार दिन ब दिन चारू के प्रति मतलब एक अलग ही बीतता जाता है। फिर होता ये है कि सब लोग खड़े रहते हैं, घर में कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे ही चारू भी रहती है और चारू भी खड़ी रहती है। तब चारू को पति को पता नहीं अचानक क्या होता है, वो मुँह में मतलब पानी भर के चारू के मुँह पे सबके सामने थूकता है। चारू को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और सबके सामने चारू को बोलता है कि मुझे है ना तुमसे शादी करके ही मैं पछताया, मैं किसी और लड़की से शादी करता तो ठीक रहता, पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता ताकि वो नौकरी वगैरह करती तो 2 पैसे कमाती। चारू को ये बात समझ में नहीं आई। चारू फिर उस चीज़ को भूल करके फिर वो आगे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है। फिर चारू दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। चारू का पति और चारू के ससुराल वाले मना करते हैं कि नहीं, तुम अभी इस बच्चे को वो नहीं करोगी। तो फिर चारू को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों? शादी हो चुकी है तो बच्चे भी होना ज़रूरी है। चारू की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद में चारू बोलती है कि हमारी जब शादी हो गई तो तुम्हें बच्चे से क्या दिक्कत है? चारू बहुत मिन्नतें करती है, तब वो अपने बच्चे को रखती है। तब उस ससुराल वाले और पति बहुत मुश्किल से उसका मानते हैं। तब उसका बेबी शावर था। उस दिन चारू का पति शराब पी करके आता है और चारू जब बैठी रहती है तो उसका पीछे से गला पकड़ लेता है। चारू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चारू एकदम आकर के उसके पति का हाथ हटाती है और बोलती है तुमने ये क्या किया? बोलो तुम तो मेरे मना करने के बाद में भी बच्चा ला रही हो, ये कर रही हो। बहुत उसको मतलब सुनाता है तुम्हारे तो कई बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है। और हाँ, फिर इसके बाद में जो चारू के जो ससुराल में जो बुआर सासू बोलते हैं उसका बेटा 12 साल का था। वो चारू के घर पे ही मतलब रहता था। वो उसका देवर ही समझ लो चारू का। और मतलब एक भाई समझ लो, एक छोटा देवर समझ लो, वही प्यार उनके बीच में था, हँसी मज़ाक करते थे। मात्र 12 साल का लड़का था, उसके साथ में भी चारू को मतलब ये बोला जाता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो उसका है, मैं तो इसका चाचा हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तब चारू बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सिर्फ 12 साल का लड़का है और तुम मेरे इसी के साथ में मेरा जो एक गलत नाम ले रहे हो। चारू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ में इस तरीके से क्यों कर रहा है। फिर चारू का बच्चा पैदा हो जाता है और पहला ही लड़का पैदा होता है। चारू की ज़िंदगी इसी तरीके से मार-पीट से चली रही थी। कभी उसको किस तरीके से शोषण किया जाता था, कभी किस तरीके से। और उसका जो बेटा था वो बहुत ही छोटा था। जब बेटा छोटा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो बैठी रहती है और उसका पति आता है तो रात को तकिया लेकर के उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तब वो एकदम छुड़ाती है और तेज-तेज से आवाज़ देने लगती है। तब उसके सास-ससुर उसकी आवाज़ पे नहीं, बच्चे की आवाज़ पे वहाँ आते हैं। तो वो चारू बहुत बोलना चाहती है कि तो मैं जो ये था ये मेरे साथ में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। पर उसके जो ससुराल वाले बोलते हैं कि तेरी ही गलती होगी, ज़रूर तूने ही कुछ ना कुछ किया होगा, इस वजह से ये इतनी नौबत आई है। और वो बच्चों को लेकर उस अपने बेटे को लेकर वो नीचे चले जाते हैं। चारू रोती रहती है। वो अपने पापा को फ़ोन करती है कि मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब चारू वहाँ से उसके पापा के वहाँ चल जाती है और वो डिवोर्स के लिए फाइल करती है। तब उसके पापा ने बोला अगर बच्चा देख तेरे साथ में रहेगा तो तुझे डिवोर्स शायद ही मिलेगा। तब वो माँ तो छोटी सी उम्र की होती है, 22 साल की। तब चारू बोलती है ठीक है। तब चारू का डिवोर्स हो जाता है और चारू जो होती है वो बाहर चली जाती है 4 साल के लिए, मुंबई चली जाती है और वो वहाँ अपना करियर स्टार्ट करती है। वापस से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करती है, एमकॉम की पढ़ाई करना स्टार्ट करती है और वो वहाँ के जॉब भी करने लगती है। उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। शादी के 4 साल बाद जब फिर वो अपने पिताजी से बात करती है तो पीछे उसको एक आवाज़ आती है बच्चे की। उसको बच्चे की आवाज़, क्योंकि माँ है, माँ अपने बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। तब उसने बोला कि ये कौन है? तो उसके पिताजी बोले कोई नहीं, तेरा भतीजा है। 2 दिन बाद में उसके पिताजी का फ़ोन आता है, बोलता है कि तेरे सारे ससुराल वाले यहाँ आ रखे हैं तो तू यहाँ पे आ जा। वो पूछी क्यों? मेरे ससुराल वाले क्यों? मेरे तो डिवोर्स हो चुका, मेरे काहे का ससुराल? तब फिर
चारू के पिताजी उसको एक बार कैसे भी करके वहाँ पे बुलाते हैं और उसको समझाते हैं। उसी टाइम ही चारू के पिताजी को पैरालाइज़ का अटैक आता है और वो डर जाती है। सब लोग बोलते हैं कि तुम वापस से शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, ये अपने स्कूल में बच्चा जाकर क्या बोलेगा। जब उसका बच्चा 8-9 साल का हो चुका होता है चारू का, तब फिर वो बोलते हैं कि बच्चा जाकर के स्कूल में बोलता है कि मेरी मम्मी कहाँ हैं, क्या है, क्या बोलेगा, तो तुम वापस अपने बच्चे के लिए वापस आ जाओ। चारू अपने पिताजी को देकर, सब लोगों को देख कर के वापस से मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। 2 महीने तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं और 2 महीने बाद में फिर चारू जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। यानी कि उसका जो 8-9 साल का पहला बच्चा होता है और वो वापस से प्रेग्नेंट होती है। चारू के जो 2-3 महीने बहुत अच्छे तरीके से बीतते हैं। एक दिन की बात है, चारू का जो पति था वो एक शेफ़ था, यानी कि वो मतलब कुकिंग में उसका होटल था। वो खाना बना ही रहता कि चारू उसके पास जाती है तो उसके पास में दारू की बदबू आती है, जैसे कोई ड्रग्स लिया हुआ होता है। चारू बोलती है तुमने फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो चारू की चप्पल उठा करके उसके मुंह पे मारता है, बोलता है कि तुम्हें मेरे से पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। और वहां से ही वो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तब चारू ने सोच लिया कि इसने दूसरी शादी करने के चक्कर में मुझसे सब कुछ छुपाया कि मैं सुधर चुका हूँ, ये हो चुका हूँ और मैं अब पहले की जैसे नहीं रहा। चारू की ज़िंदगी में वो सबसे बड़ा सदमा हो जाता है और चारू मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उसी से उसका दूसरा बेटा आता है और उसका बेटा धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है। 6 महीने बीतते हैं, चारू इसी तरीके से ये सब कुछ चीज़ें सहन करती रहती है। अब चारू करे क्या? क्यों? और उसने अपने बड़े बेटे को इस तरीके से सिखा रखा था कि तू अपनी मम्मी का फ़ोन चेक किया कर, तू अपनी मम्मी का फ़ोन देखा कर किसका फ़ोन आए। वो अपने बड़े बेटे को भी गलत संगति दिए जा रहा था और उसका बड़ा बेटा अपनी मम्मी के फ़ोन वगैरह, मैसेज वगैरह चेक किया करते थे। चारू थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया, शादी मतलब नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़ कर के ही वो अपने पति के साथ में रहने लगी थी, क्योंकि उसका जो पति था वो बिल्कुल शकीली दिमाग का था। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन की बात थी कि जब चारू अपने छोटे बेटे के साथ अपने अच्छे तरीके से रह रही थी, तो उसी टाइम में उसका पति है, वो बोलता कि तुम्हें नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा। चारू ने बोला मेरा छोटा बच्चा है, 2-2 बच्चे हैं, मैं किस तरीके से? कि नहीं तुम्हें कमाना पड़ेगा। और वहाँ से घर से बहुत दूर था उनका घर। फिर चारू ने सोचा कोई बात नहीं, वो पूरा घर का काम करके जाती, 2 बच्चे का काम करके जाती और वो मात्र 2500 की नौकरी करने के लिए वहाँ पे इतनी दूर जाया करती थी। तो आप जानते हैं कि चारू जो था, चारू का एक अलग-अलग लोगों से बात करना होता था, इसी तरीके से उसकी नौकरी थी। उसका पति बहुत शक करता था और घर पे जब वो आती तो उसका पति बोलता कि तुम्हारा तो कई बॉयफ्रेंड है, कई वो है। तब चारू ऐसा बोलते कि नौकरी करने के लिए तुमने ही मुझे बोला, तुम्हारे बोलने पे ही मैं नौकरी करने लगी और अब तुम मुझ पे इस तरीके से शक कर रहे हो। उस दिन चारू को बहुत बुरी तरीके से मारा। तब चारू ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस आदमी के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने दूसरी बार भी इस आदमी को मौका दिया, अपने बच्चों के लिए दिया और मैं इतनी इतनी बड़ी नौकरी की पोजीशन को छोड़ करके वापस इसके साथ इस घर में रहने के लिए आई। वो उसी टाइम में जिस जोड़ी में होती है वो अपने छोटे वाले बेटे को उठाती है और अपनी बहन के घर पे चली जाती है। 4 महीने तक वो अपने बहन के घर पे रहती है और फिर उसने अपने पिताजी को बोलती कि पिताजी अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती है। और वो वहाँ पे ही अलग जगह मतलब रहने लगी और अच्छी जगह जॉब देखने लगी। वहाँ पे ही उसको एक फ्लैट मिलता है और वो अपने छोटे बेटे के साथ और अपने पापा मम्मी के साथ उस फ्लैट में रहने लगती है। फिर वो एक जगह जहाँ पे पिक्चर वगैरह बनाते हैं, करते हैं, उसमें वो एक अच्छा मतलब प्रोड्यूसर जहाँ पे होता है उसका काम करने लगी। फिर होता ये है कि उसके छोटा जो बेटा होता है उसको भी शूटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो उसने सोचा क्यों नहीं, मुझे वैसे भी फ़िल्म मेकर का वो शौक है, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ। उसने अपने बच्चे के लिए एक फ़िल्म पिक्चर के अंदर उसको नैनीताल के अंदर फ़िल्म बनाई और उसमें उसको बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। वहाँ पे ही उसका एक ऑफ़िस बना और वो ऑफ़िस में फिर पिक्चर वगैरह बनाने का काम करने लगी। इसी तरीके से कई लोग उसको धोखा दिए, जैसे कि उसके कई ऐसे मतलब राइटर वाले थे, उन्होंने उसको धोखा दिया, फिर भी उस चीज़ से हारी नहीं। फिर भी जो चारू थी उसने सोचा कि मुझे एक अलग कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चारू ने उस चीज़ से हट कर के एक बिज़नेस का खड़ा किया और उस बिज़नेस पे वो इतना आगे बढ़ी कि वो करोड़ों रुपए उसका फ़ायदा हुआ और करोड़ों रुपए वो कमाने लगी। एक बच्चा उसके पापा थे जो पैरालाइज़ थे, उसकी देखभाल करती थी, एक उसका छोटा बेटा जिसका वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखने लगी, उसको पालने-पोसने लगी और वो अपने मम्मी-पापा के साथ में अच्छे तरीके से रहने लगी। यानी कि एक जो ऐसी लड़की जिसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ज़िंदगी में बहुत कुछ उसने संघर्ष भी हासिल किया, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी, अपने पति की मार-पीट, अपने सास-ससुर की लड़ाई-झगड़ा, अपने बड़े बेटे को इस तरीके से अपनी एक माँ को शक की निगाहों में देखना करना, सब कुछ सहन किया
और फिर वही उसने एक बिजनेस वुमेन बनी और वो जिंदगी से हारी नहीं और वो वहाँ रह कर के अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। आज वो करोड़ों की मालकिन है, एक बिजनेस वुमेन है। तो आपको चाहूँ कि मैं जब वीडियो बताने से, उसकी जर्नी सुनाने से बस मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि ऐसी भी कई महिलाएं होती हैं जो इन चीज़ों से हारती नहीं है, कुछ ना कुछ करने का, साहस रखने का हौसला रखती है। तो आज के आपको मेरे इस वीडियो में क्या सुनने के लिए और ये जर्नी आपको कैसी लगी, तो वो मुझे आप ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ऐसी महिला जो इन चीज़ों से जूझ रही हो वो आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माने कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपनी ज़िंदगी में हार माने। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।